क्या आपने अपने घर में अनार का पौधा उगाया है, चाहे गमले में, मिट्टी में, जैसे भी? और उन पौधों पर फूल तो आते हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ज़्यादातर फूल हमारे झड़ जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति आपके साथ हो रही है? तो ये वीडियो आपके ही लिए है, इसे आपको देखना चाहिए और जो टिप्स कुछ बताने जा रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना चाहिए। आपके पौधे में भर भर के अनार आएंगे, आपके फूल भी नहीं झड़ेंगे। सारे फूल जो फीमेल फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होंगे। देखिए, इसमें दो तरह के फूल आते हैं, दो वैरायटी होती है। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा अनार का पौधा है, ये देखिए, नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको फूल को। ये देखिए, ये फीमेल फूल है जो फल में कन्वर्ट हो रहा है। दो एक साथ देख सकते हैं आप। इसी तरह आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें दो वैरायटी के अनार हैं, एक देसी है और एक हाइब्रिड है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये फल में कन्वर्ट होंगे। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो मेल फूल होते हैं, जिसमें ये पीछे का हिस्सा जो होता है, ये देख रहे हैं ना आप, ये पीछे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा मोटा नहीं होता। तो ऐसे फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये देखिए, ये फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखिए, अभी फ्लावरिंग शुरू हुई है और अच्छी फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो यही वो समय है जब हमको इस पौधों को कुछ पोषक तत्व देना है, और वो क्या देना है, कैसे देना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने इसकी नीचे जड़ के पास की मिट्टी हटा दी है। ये देखिए, मेरा ये पौधा क्यारी में लगा हुआ है या ज़मीन में कहीं पर भी लगा हो, तो उसके चारों तरफ ऐसी मिट्टी खोद कर निकालें और वो मिट्टी आप बाहर कर लें। गमले में है तो कम से कम ऊपर की 2 इंच की मिट्टी निकाल दें और मिट्टी बाहर कर दें। ये हमने इस पौधे के जड़ के आसपास की बहुत सारी मिट्टी बाहर कर दी है। अब ये अनवांटेड ग्रोथ जो है या सूखी टहनियाँ जो है, उसको हम काट कर निकाल देते हैं, क्योंकि ये पौधे के लिए नुकसान ही है, क्योंकि इसमें कोई फ्रूटिंग फ्लावरिंग होनी नहीं है, लेकिन पोषक तत्व तो ये ले लेंगे। तो इसलिए हम इसको बाहर कर देते हैं। इस तरह से कट करके निकाल दें। मैं पहले भी काट करके निकाल चुका हूँ पहले भी मैं, और फिर से ये नई ग्रोथ जो आई थी, इन नई ग्रोथ को भी हम काट के निकाल देते हैं। दोस्तों, ये इसका फ़ायदा यही होता है कि हमारे पौधे को पूरा पोषण मिलता है जो हम देते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया है। अब आती है कि हम इसमें ऐसा कौन सा पोषक तत्व दें। तो सबसे पहले गोबर की खाद देंगे। आपने सुना होगा, गोबर की खाद दें, वर्मी कंपोस्ट दें और नीम की खली दें, और बहुत सारे ऐसे उसमें जो हम डालते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों देना चाहिए गोबर की खाद, क्यों देना चाहिए वर्मी कंपोस्ट, क्यों सरसों खली, क्यों नीम की खली? तो ये उसके पीछे का कारण ये है कि गोबर की खाद, तो गोबर की खाद हम बोलते हैं कि अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, कम से कम 6 महीना साल भर पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। तो उसमें कारण क्या है? तो उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, जो पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी बताता हूँ आपको। तो उसमें होता है दोस्तों नाइट्रोजन 0.5 to 1.5% के आसपास कुछ उसमें होता है नाइट्रोजन की मात्रा। फास्फोरस की मात्रा उसमें होती है 0.2 से लेकर के 0.8% के आसपास होती है। पोटाश होता है 0.5 से 1.0% होता है उसमें।
और इसी तरह कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में, मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में मिलती है, और सल्फ़र थोड़ी मात्रा में होती है, आयरन की सूक्ष्म मात्रा होती है, जिंक होता है उसमें थोड़ी मात्रा में, आयरन होता है उसमें थोड़ी मात्रा में जिंक। इस तरह से इतने सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए लाभदायी होते हैं, लाभकारी होते हैं। तो जैसे मिट्टी को थोड़ी भुरभुरी बनाती है, गोबर की खाद होती है जो मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाती है। लाभकारी सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसमें, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाती है, जड़ों के विकास में मदद करती हैं, पौधों को धीरे धीरे लंबे समय तक पोषण देती हैं। तो इतने सारे उसके फ़ायदे होते हैं। लेकिन आप इस एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी ताज़ा गोबर पौधे में ना डालें, इससे जड़ें जल जाती हैं। कम से कम 3 से 6 महीने पुरानी या 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी अगर खाद आपको मिलती है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो डालना चाहिए हमको। तो जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं ये गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों मात्रा थोड़ी मिला करके डालूंगा, जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छे होंगे। और ये सारे जो होते हैं हमारे फलदार पौधे, फूल वाले पौधे, इस तरह के सभी तरह के पौधों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये रहा दोस्तों गोबर की खाद का थोड़ा सा संक्षिप्त विश्लेषण। तो वो मैं सबसे पहले अभी मैं गोबर की खाद ही डालता हूँ। एक एक कर आपको बताता जाऊँगा कि जो भी मैं इसमें डालूँगा उसका फ़ायदा क्या है और वो क्यों डालना है। ये देखिए, हम भरपूर मात्रा में लगभग 1 तगाड़ी के आसपास हमने इसमें गोबर की खाद डाल दी है। जब हमारे ये पौधा जो अनार का पौधा या कोई भी फलदार पौधा जब इस तरह से फ्रूटिंग फ्लावरिंग के स्टेज में आता है तो उसको आवश्यक पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हम समय पर उनको अगर हम पोषण नहीं देते हैं तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, फल धारण करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। फलते तो वैसे भी हैं, आप कुछ भी ना दें, ऐसे ही छोड़ दें तो भी कुछ ना कुछ 2-4 फल आ जाएंगे, लेकिन उनकी गुणवत्ता नहीं होगी, उतनी मात्रा में नहीं आएंगे। तो यदि आपको भरपूर मात्रा में चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाला चाहिए, तो इस तरह से आपको ये टिप्स फॉलो करने होंगे। तो चलिए, ये हमने अभी अब इसमें गोबर की खाद डाल दी हुई है। थोड़ी मात्रा में हम वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, गोबर की खाद हमको अच्छी पुरानी वाली नहीं मिलती है, तब ऐसी स्थिति में उसमें जो पोषक तत्व की कमी आ जाती है। तो अगर हम इसमें 2-4 मुट्ठी इस तरह से वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का अगर हम इसमें मिला दें, या आप स्वयं तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट तो वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप कहीं अच्छी कंपनी का मंगाएं, ब्रांडेड मंगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आजकल वर्मी कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा मिलावट आने लगी है। सिर्फ मिट्टी मिला देते हैं, थोड़ी सी मात्रा वर्मी कंपोस्ट की होती है और भुरभुरी मिट्टी मिली हुई होती है, उससे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ये हमने वर्मी कंपोस्ट भी मिला दिया है दोस्तों। अब हम इसमें मिलाएंगे नीम की खली। ये देखिए, नीम केक पाउडर है ये, और ये मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ। ये 1 kg का पैकेट है, लेकिन लगभग मैं इसमें 150 से 200 ग्राम के आसपास मैं मिलाने जा रहा हूँ। ये मैंने इसमें नीम की खली मिला दी। नीम की खली में ऐसी क्या बात है जिसको मिलाना चाहिए? तो इसमें पोषक तत्व जो पाए जाते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन 4 से 5% के आसपास इसमें मिलता है। फास्फोरस इसमें 0.5 से 1% के आसपास मिलता है। पोटास इसमें मिलता है 1 से लेकर 2% तक के इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। ये पौधों को, ये सारे जो तत्व होते हैं पौधों को लाभ पहुँचाते हैं, पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे मिट्टी में हानिकारक कीट जो होते हैं, निमेटोड को नियंत्रित करता है और जड़ों को स्वस्थ रखता है। मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ाता है ये। तो इसलिए हम नीम खली का उपयोग करते हैं, नीम केक पाउडर जिसको बोलते हैं हम, नीम खली। अगर ये आप होममेड आप बना सकते हैं कि निमोली जो होती है नीम की, उन निमोली को सुखाकर उसको कूट कर पीस कर रख लें तो बहुत पावरफुल बन जाता है। मैं एक
आगे चलकर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये मार्केट से लिया हुआ अच्छे ब्रांड का लें तो भी अच्छा होता है। तो ये हम डालें, ये भी एक उसका एडवांटेज है। तो इसलिए ये नीम खली को डाला जाता है पौधों में। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा बोन मील। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये बोन मील पाउडर है। नीम खली आप महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार इस तरह से पौधों को दे सकते हैं गोबर खाद के साथ मिला करके, और उसमें आप बोन मील भी मिला सकते हैं। तो बोन मील क्यों मिलाते हैं, पहले मैं बोन मील थोड़ा सा मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। ये पाउडर है बोन मील पाउडर। बोन मील में कुछ खास पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, 12 से 18% के आसपास होता है। कैल्शियम इसमें 20 से 30% के आसपास मिलता है। नाइट्रोजन इसमें 2 से 4%, नाइट्रोजन थोड़ा कम होता है। तो ये पौधों के लिए बहुत लाभकारी है, जड़ों का विकास तेज करता है, फूलों की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाता है, फल बनने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ये। तो इस तरह पौधे को मजबूत भी बनाता है। तो इस तरह जैसे जो पोषक तत्व जो इसमें होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है 20 से 30%, तो ये पौधों को भी बहुत स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, तो इसके लाभ थे। अब ये किन किन पौधों में देना चाहिए, तो गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, मोगरा, बोगनविलिया, अनार, आम आदि फूल फल वाले पौधे जितने हैं सब में हम ये दे सकते हैं। तो ये हमने मिला दिया इसको, इसके साथ हम मिक्स कर देते हैं। फिर इसमें हम सरसों की खली मिलाएंगे। एक तो सरसों खली पाउडर के फॉर्म में आता है, और एक आता है केक फॉर्म में। मतलब जो सरसों से ऑयल निकालने के बाद जो उसका अवशेष बचता है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, और वही सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। पाउडर में तो फिर भी मिक्स करने के मिलावट की एक गुंजाइश होती है, लेकिन उसमें कहीं कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं होती है, वो आप ला सकते हैं। और इसका देने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसको हम पानी में भिगा कर छोड़ दें, ओवरनाइट छोड़ दें, 1 दिन के लिए छोड़ दें, 2 दिन के लिए छोड़ दें, और जब फर्मेंटेड हो जाता है उसके बाद थोड़ा पानी मिला करके इसको थोड़ा डाइल्यूट करके और पौधों में दें, तो वो बहुत ही ज़्यादा असर करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये पाउडर हम यूं ही दे रहे हैं, कि आप कभी देने का आपको अगर और पास समय हो तो ऐसा आप भिगा कर रखें, और उसके बाद ये बाद में ऊपर से भी आप मिक्स करके रखें। जैसे ओवरनाइट मिला कर रख दिया आपने, 1 दिन 2 दिन के लिए भिगा के रख दिया, फर्मेंटेड हो जाए, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें पानी के साथ में, फिर 1 दिन 2 दिन बाद भी इसको दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी 2 मुट्ठी अभी साथ ही साथ दे रहा हूँ, देखिए इस तरह से। बस, तो ये रहा दोस्तों, सरसों खली हमने इसमें डाल दिया। इसको भी हम इसके साथ मिक्स कर देते हैं। ये इतना सही समय है हमारे पौधे को पोषण देने का। इसके बाद एक और बहुत उपयोगी चीज़ है जो मैं उसमें मिलाने जा रहा हूँ, और बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, आप अपने घर में भी उसको बना सकते हैं। तो वो चीज़ दोस्तों, एक ये वो चीज़ है, लेकिन इसमें जो लिखा है आप इस पर मत जाइए, ये सिर्फ मैंने बॉक्स यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है वो, ये देखिए, देख सकते हैं, वुडेस। जी हाँ, ये लकड़ी की राख है, ये मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है, और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं और ये क्यों दिया जाता है। मैं जितनी भी चीज़ इसमें मिला रहा हूँ सबकी कुछ तो खासियत होती है, वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करें, लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे और कुछ अच्छी जानकारी के साथ नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नई जानकारी नए टिप्स के साथ लेकर आपको आऊँ, आपको बताऊँ अपने वीडियो में कुछ नई टिप्स, कुछ नई जानकारी आपको बताऊँ। तो उससे मुझे संतुष्टि भी मिलती है। आपका प्यार जो है मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। तो मैं एंजॉय तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एंजॉयमेंट है वो आप लोगों के लिए कुछ काम आए। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी वुड एश मिला देते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे कोयले के टुकड़े भी हैं, वो मैं जानबूझकर नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि उससे भी इन पौधों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है, तो मैं बताऊँगा आपको। ये हमने इसमें इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके साथ। दोस्तों, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें दो चीज़ बचती हैं। लकड़ी के कोयले छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाते हैं, कि पूरी तरह नहीं जल पाते हैं, और दूसरा राख मिलती है। तो वही राख हमारे पौधों के लिए संजीवनी का काम करती है। तो लकड़ी की राख में ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो वो होता है दोस्तों पोटास। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लकड़ी की राख में पोटास पाया जाता है। फिर कैल्शियम की मात्रा होती है, मैग्नीशियम की मात्रा होती है, फास्फोरस भी थोड़ी मात्रा में होती है, सल्फर थोड़ी कम मात्रा में होती है, और सूक्ष्म तत्व जैसे कि आयरन, मैग्नीज, बोरान, इस तरह के कुछ कुछ तत्व और इसमें पाए जाते हैं। अब फ़ायदे क्या होते हैं इसको डालने से? फूल फल बढ़ाने में मदद करते हैं, पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, मिट्टी की अम्लता जो होती है वो कम करती है। ये राख जिसे हम ऐसे ही समझते हैं, लेकिन कितने काम किए ये देखिए आप। तो टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, सब्जी के कुछ पौधे होते हैं, टमाटर, मिर्च, फूल के पौधे हैं, गुलाब है, अनार है जो फलदार वृक्ष है, नींबू है, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों। सावधानी ये रखना है कि राख अधिक मात्रा में न डालें, क्योंकि मिट्टी को क्षारी यानी अल्कलाइन बना सकती है, तो वो पौधे के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको एक सीमित मात्रा में ही इसका उपयोग करना चाहिए। और दूसरा, लकड़ी के कोयले में क्या होता है, कोयला हमने जैसे इसके निकाला नहीं, कोयले के छोटे छोटे टुकड़े थे हमने नहीं निकाला, वो भी हमने इसमें डाल दिया। तो उस कोयले में ऐसे कौन से क्या पोषक तत्व होते हैं? तो पोषक तत्व तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। मुख्य रूप से कार्बन होता है इसमें, कार्बन का ही स्रोत है कोयला जो होता है। धीरे धीरे खाद की तरह पौधों को पोषण नहीं देता, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है। जो कोयले के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो या फिर जीवामृत हो, इनमें हमको 10 से 15 दिन तक भिगा के रखना चाहिए पानी में, फिर इसका उपयोग करें। तो इससे जो पोषक तत्व जो होते हैं, जो ये सोख कर रखते हैं, इनमें भिगा के रखने से जो पोषक तत्वों को सोख कर रखते हैं और पौधों को धीरे धीरे ये उपलब्ध कराते हैं, धीरे धीरे पोषण देते रहते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। राख तो ज़रूर पौधों को पोषण देती है, और कोयला जो होता है मिट्टी को बेहतर बनाता है। दोनों का संतुलित उपयोग यदि हम करते हैं तो पौधों के लिए बहुत लाभकारी होता है। ये थी थोड़ी जानकारी जो कुछ मैंने इसमें मिलाए हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हमने सब कुछ जो हमारे इस पौधे को चाहिए था हमने इसमें मिला दिया है। अब हम जो मिट्टी हमने निकाला था इसका, वो मिट्टी हम इसमें वापस से डाल देंगे।
हमने मिट्टी डाल दी है। अब दोस्तों, अब बारी है इसमें पानी डालने की। तो पानी हम इसमें एक बार भरपूर मात्रा में दे देंगे। वैसे भी अनार के पौधे को ज़्यादा पानी नहीं देना है। अभी जब फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, इस समय तो पानी बहुत संयमित मात्रा में देनी होती है। क्योंकि हमने इतने सारे खाद मिलाए हैं तो आज हम इसको भरपूर पानी देंगे। इसके बाद जब मिट्टी की सतह सूख जाएगी, ऊपर से हमको लगेगा 1 दिन 2 इंच मिट्टी इसकी सूख गई है, तब हम फिर इसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालेंगे। पानी हमको बहुत संभल कर और हिसाब से देना चाहिए, नहीं तो इसके फूल जड़ जाते हैं। तो इसका आप विशेष ख्याल रखेंगे। तो ये था दोस्तों आज के मेरे इस अनार के पौधे के बारे में थोड़ी जानकारी, उसमें मिलाए गए खाद के बारे में थोड़ी जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिए, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलता है, यानी कि लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, कुछ न कुछ नया। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।